तो स्वागत है आप लोगों का। मैं हिमांशु पांडे आपको आज डिफाइन करने जा रहा हूं सीपीडब्ल्यूए कोड, और ये इसका चैप्टर नंबर 6 है, कैश। और हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं सेकेंड वीडियो, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैश बुक के बारे में क्या लिख रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। कैश बुक जो है वो आप देखिए कि व्हाट इज कैश। तो दिस टर्म कैश, इसका मतलब क्या, कैश क्या है। तो आप ऐसा मत समझिए कि केवल जो नोट और सिक्के हैं वही कैश होते हैं। इसके अलावा भी पीडब्ल्यूडी के केस में या कैश बुक लिखने के केस में दूसरी चीजें भी कैश होती हैं, जैसे कि, और इसी यही आपका एमसीक्यू में पूछा जाता है कि कौन सी चीज कैश होती है, कौन सी चीज कैश नहीं होती है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि लीगल टेंडर क्वाइन, सिक्के वैसे जो अभी लीगल टेंडर है, जैसे कि 50 पैसे का सिक्का अभी भी लीगल टेंडर है, 25 पैसे का सिक्का लीगल टेंडर नहीं है। वैसे ही नोट्स, पुराने 500 और 1000 के नोट्स अभी लीगल टेंडर नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज की वैलिडिटी है और कौन सी चीज की वैलिडिटी नहीं है। चेक, चेक के मामले में फिर दो तरह के चेक होते हैं, ठीक है। उसमें से ऐसा चेक जो कि 3 महीने से अधिक पुराना हो वो एक्सपायर्ड कर जाता है, जिसको टाइम एक्सपायर चेक कहते हैं। और टाइम एक्सपायर चेक जो होता है वो लीगल टेंडर नहीं माना जाता है, ठीक है। तो इसको आप देखिए, डिपॉजिट एट कॉल रिसीट। तो ये मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था कि डिपॉजिट एट कॉल रिसीट क्या होता है, किस तरीके का होता है। वहां पे केवल शेड्यूल बैंक का डिपॉजिट एट कॉल ही काम करता है, राइट। अगले पॉइंट में है कि ड्राफ्ट। तो ये पेबल ऑन द डिमांड का मतलब है डीडी, डिमांड ड्राफ्ट। तो आपने डिमांड ड्राफ्ट बहुत सारे देखे होंगे, है ना। उस तरीके से वहां पे आपको समझ में आना चाहिए कि अगर कोई भी डिमांड ड्राफ्ट आपको मिलता है तो वो आपको अपनी कैश बुक में रिसीट के तौर पे लेना पड़ेगा। अ स्मॉल सप्लाई 1 रुपीज रेवेन्यू स्टाम्प। तो रेवेन्यू स्टाम्प के बारे में आप जान लीजिए। इसमें आपको जो मेन क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये कि अगर पोस्टल स्टाम्प होगा, ठीक है, तो आप उसको लेंगे या नहीं लेंगे। जवाब है नहीं, पोस्टल स्टाम्प को आपको नहीं लेना है, केवल रेवेन्यू स्टाम्प को लेना है ना। तो मे बी केप्ट एज पार्ट ऑफ द कैश बैलेंस, राइट। जब हम आगे देख लेते हैं, आगे क्या है कि व्हाट मे नॉट बी कंसिडर्ड टू बी कैश। तो क्या कंसिडर नहीं करना है, राइट। उसमें था कि क्या क्या लेना है, अब इसमें क्या नहीं लेना है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट की बहुत सारी सिक्योरिटी होती है। चैप्टर नंबर जो 15 है उसमें आपको 12 तरह की या 11 तरह की सिक्योरिटी बताई गई है, ठीक है। तो 11 तरह की जो सिक्योरिटी है उन सभी सिक्योरिटी को इसमें नहीं लेना है। डिपॉजिट रिसीट ऑफ बैंक अदर देन डिपॉजिट एट कॉल। तो डिपॉजिट एट कॉल जो है उसको अगर छोड़ दिया जाए तो ऐसे कितने तरह के डिपॉजिट हो सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं फिक्स डिपॉजिट होता है, एफडी, है ना। आपने सब लोगों ने करवाया होगा, आपने नहीं करवाया होगा, आपकी फैमिली मेंबर ने किसी ने करवाया होगा। तो एफडी जो होता है वो आप नहीं ले सकते हैं। डिबेंचर जो होता है, ऋण पत्र इसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है। और ऋण पत्र जो होता है शेयर के साथ में होता है, ऋण पत्र, आप इसको भी नहीं ले सकते हैं। तो क्या शेयर ले सकते हैं? नहीं, शेयर भी नहीं ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही बॉन्ड नहीं होंगे। बॉन्ड में सबसे फेवरेट एग्जांपल मेरा है वो है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, है ना, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। तो इसका सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है वो नहीं लिया जाएगा। इसमें है सिक्योरिटी में जैसे किसान विकास पत्र है ना। ये सब फेवरेट एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, राइट। इस सबको नहीं ले सकते हैं। और डिपॉजिट अंडर द प्रोविजन ऑफ पैराग्राफ 15.1.1। तो वही मैंने पहले बता दिया है कि चैप्टर 15 के पैराग्राफ 1.1 में आपको और 2 तरह के सिक्योरिटीज के बारे में बताया गया है। उन सब चीज़ों को आपको नहीं लेना है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग द कैश। अब क्या हुआ कि डिवीजन में कैश आ गया, सब डिवीजन में भी आ सकता है। उस कैश को हैंडल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। भाई आप कह सकते हैं कि कौन से हाथ से कैश गुजरता है। सबसे पहले हम इसी को डिफाइन कर लेते हैं। तो भैया जो कैश गुजरता है वो गुजरता है आपके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से, है ना। डिविजनल अकाउंटेंट के हाथ से भी कभी कैश गुजर सकता है, कैशियर के हाथ से भी कैश गुजरता है, एसडीओ के हाथ से भी कैश गुजरता है ना। और इन सब चीज़ों के, इन सब ऑफिसर्स के अलावा अमूमन जो छोटे छोटे कैश होते हैं वो आप अपने छोटे स्टाफ को भी दे सकते हैं। लेकिन इन सभी कैश को हैंडल करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो जो डिविजनल ऑफिसर है यानी कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है वही प्राइमरी डिस्बर्सिंग ऑफिसर ऑफ द डिवीजन, ठीक। और यही इसको हैंडल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जितना भी रियलाइजेशन होता है, ये रियलाइजेशन है, ठीक है, और पेमेंट है ऑन गवर्नमेंट अकाउंट्स मेड बाय ही सबऑर्डिनेट। इसका मतलब एग्जीक्यूटिव के नीचे कोई भी होगा, डीए करेगा, कैशियर करेगा, एडीओ करेगा, वो सब का सब डीओ के बिहाफ में ही करेगा, है ना, ऑन हिज बिहाफ, राइट। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी ही होगी। ऐसा नहीं है कि अगर कोई सबऑर्डिनेट कर रहा है तो केवल उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर फिक्स की जाएगी। आगे कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर जो हैंडल कर रहा होता है वो पर्सनली भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसा नहीं है कि वो कह देगा कि नहीं एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा नहीं है।
अगर उसने पैसे गुम कर दिए हैं, किसी गलत आदमी को पेमेंट कर दिया है, इस तरह के केसेस अक्सर आते रहते हैं, तो आप उसको वहाँ पे देख सकते हैं। तो क्या करेगा, उस किस किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसके हाथ में कैश गया है उसको पास करेगा, ठीक है, थ्रू हिज हैंड, एंड उसको रिकॉर्डिंग भी करेगा, प्रॉम्प्ट रिकॉर्ड, कहाँ पे कौन से अकाउंट में उसकी रिकॉर्डिंग होगी वो वहाँ पे उसको देखेगा, ठीक है, और उसकी रिकॉर्डिंग उसको करना है ना। केवल रिकॉर्डिंग ही नहीं करेगा, उसको करेक्ट रिकॉर्डिंग भी करना है, सही रिकॉर्डिंग भी करनी है उसको। ऐसा नहीं कि उसको किसी और मेजर में पैसे मिले और उसने खर्च तो सही जगह पे किया है लेकिन रिकॉर्डिंग गलत जगह पे कर दी, वो काम उसको नहीं करना है, ठीक है। हाँ, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कोई प्राइवेट कैश, अगर आपकी सैलरी मिल जाए या आपका कोई घर का खर्चे का पैसा हो, उसको आप किसी भी हाल में डिपार्टमेंटल कैश के साथ में मिक्सड नहीं करेंगे, शुड नॉट बी मिक्सड। और अगर पाव है, चौथा नंबर है कि जो आपका पाव है, अब आप कहेंगे सर ये पाव तो हम नहीं जानते हैं। मैं आपको बता दूं, डिपार्टमेंटलाइजेशन स्कीम ऑफ अकाउंटिंग के तहत एग्जीक्यूटिव इंजीनियर महीने के खत्म होने के बाद में अपना अकाउंट क्लोज करता है और उसको पाव के पास में रेंडर करता है। तो वो जो पाव होता है उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है डीओ को, टू अ चेक ड्रॉइंग डीडीओ। क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि कोई आपका अकाउंट, यानी कि पाव ने डीडीओ का अकाउंट चेक किया और उनको बताया कि आपके अकाउंट में कोई एक ट्रांजेक्शन है जो गलती से हो गया है, तो मनी जो है वो गलत इनकरेक्टली विड्रॉन कर ली गई है और सर्टेन सम जो है उसको रिकवर कर लेना है, ठीक है। अगर कोई बिल पास कर दिया है, किसी को पेमेंट कर दिया है, उससे रिकवर कर लेना है। अगर अकाउंट्स ऑफिसर ने यानी पाव ने बताया तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को अपने हायर अथॉरिटी यानी एसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सीधे सीधे डीडीओ इफेक्ट करेगा रिकवरी विदाउट डिले और रिपे करेगा सम इन सच मैनर एज द अकाउंट्स ऑफिसर में डायरेक्ट। इसका सिंपल मीनिंग यही हुआ कि उसको रिपे करने का मतलब क्या हुआ कि बैंक अकाउंट में रेमिट करेगा, है ना। तो जैसे ही अकाउंट्स ऑफिसर उसको इंडिकेट करेगा कि आपके अकाउंट में कोई पैसा जो गलती से विड्रॉ हो गया है, फटाफट से उसको हटाइए। उसी में क्वेश्चन नंबर 3 का ही है, जो क्वेश्चन नंबर 3 था कि कौन अकाउंट हैंडलिंग के लिए, कैश हैंडलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। उसी का 5वां पॉइंट है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट को या गवर्नमेंट ऑफिसर को पैसे दिए जाते हैं। आप कहेंगे सर कौन से गवर्नमेंट ऑफिसर को पैसे दिए जाते हैं, तो एग्जीक्यूटिव पैसे देता है एसडीओ को। किस फॉर्म में देता है भाई, वो फॉर्म होता है इम्प्रेस्ड और टेम्पोररी एडवांस, ये तो आप लोग जानते ही हैं, है ना। इन 2 फॉर्म में उसको पैसे मिलते हैं। ये जो फॉर्म में पैसे मिलते हैं फॉर एक्सपेंडिचर करने के लिए, शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सच फंड राइट अंटिल, कब तक वो रिस्पॉन्सिबल होगा। ऐसा नहीं कि उसने खर्च कर दिया और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कब तक होगी, जब तक कि अकाउंट जो है रेंडर ना कर दिया जाए किसको, अकाउंट्स ऑफिसर को, और अकाउंट्स ऑफिसर उस अकाउंट को लेकर के सेटिस्फाई ना हो जाए। अगर अकाउंट्स ऑफिसर कहेगा नहीं हम तो संतुष्ट नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होती है, ठीक है। ही शैल ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल, और जिसके पास पैसे गए हैं वो ये भी रिस्पॉन्सिबल होगा कि पेमेंट केवल और केवल एंटाइटल पर्सन को, जिसने काम किया, या तो उसको मिले या तो उसके द्वारा जिसको पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई है उसको मिले। यहाँ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हस्बैंड ने काम किया तो किसी भी हाल में उसकी वाइफ को पेमेंट नहीं देना है जब तक कि हस्बैंड ने वाइफ के नाम पे पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर नहीं दी है। हाँ, अगर हस्बैंड मर गया फिर आप वाइफ को दे सकते हैं, लेकिन जीते जी नहीं दे सकते हैं। हो सकता है दोनों में तलाक का मामला चल रहा हो। उसी तरीके से बाप का पैसा बेटे को, बेटे का पैसा बाप को नहीं दिया जा सकता है। आप इसको समझिए, जब तक एंटाइटलमेंट नहीं है उसके पास में, एंटाइटलमेंट कहाँ से आती है, पावर से आती है, तब तक उसको पैसे नहीं देने हैं। एनी पर्सन पेइंग मनी इनटू एन एक्रेडिटेड बैंक। अब क्या होता है कि भाई कोई आदमी सीधे एक्रेडिटेड बैंक में पैसे जमा करवा सकता है। अब आप कहेंगे सर आपके अकाउंट में पैसे मैं डाल सकता हूँ कि नहीं, जरूर डाल सकते हैं। क्या आपके अकाउंट से मैं पैसे निकाल सकता हूँ, नहीं मैं निकाल नहीं सकता, पर मैं आपके अकाउंट में पैसे डाल सकता हूँ। तो कोई भी पर्सन है वो बाहरी पर्सन होगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। अगर वो गवर्नमेंट के अकाउंट में मनी पे करता है क्रेडिटेड बैंक में टू द क्रेडिट ऑफ द सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ईपीडब्ल्यूडी को क्रेडिट दे रहा है, क्रेडिट का मतलब उसके अकाउंट में पैसे जमा कर रहा है, वो प्रेजेंट करेगा कि मेमोरेंडम ऑफ चालान, और वो फॉर्म होता है गार 7। इसके ठीक नेक्स्ट स्लाइड में आप गार 7 देख सकते हैं। डिविजनल ऑफिसर क्या होगा, विल बी प्लेस्ड इन डायरेक्ट अकाउंट विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो डिविजनल ऑफिसर जो होता है उसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता खुलवा दिया जाता है, और किसी भी ब्रांच में नहीं, वो ब्रांच स्पेसिफाइड होता है। खाता कुछ भी नहीं होता, उसका खाते का नाम है कैश असाइनमेंट अकाउंट, और वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है इस केस में इसका एक्रेडिटेड बैंक है, ठीक। और विद एनी अदर एक्रेडिटेड बैंक, इसका मतलब क्या हुआ कि या तो स्टेट बैंक में खुलवाया जाएगा या किसी दूसरे एक्रेडिटेड बैंक में भी खुलवाया जा सकता है। बहुत पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है
जिस जगह पे CPWD का नया ऑफिस खुल रहा होगा वहाँ पे नियर बाई कोई स्टेट बैंक का ब्रांच हो ही नहीं। ऐसी स्थिति में उसके चैप्टर 4 में आपने देखा होगा कि उसका जो चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स है, CCA है, जिसको प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर कहा जाता है, उसकी परमिशन से दूसरे बैंक में भी, जो कि उसका क्रेडिटेड बैंक बनाया जा सकता है, उसमें अकाउंट उसका खोला जा सकता है, एज मे बी डिसाइडेड इन फ्यूचर बाय CA, चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट, CCA। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या कहा। एंड असाइन अ लेटर ऑफ क्रेडिट, और जैसे ही वो अक्रेडिटेड बैंक में वो अकाउंट खुल जाता है उसमें एक लेटर ऑफ क्रेडिट साइन किया जाता है। ठीक है, तो देखिए एक लेटर ऑफ क्रेडिट साइन किया गया है, अगेंस्ट विच दे विल ड्रॉ चेक, और उसी लेटर ऑफ क्रेडिट के अगेंस्ट में ही वो चेक ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि सर अगर मेरा अकाउंट है तो मैं अपने अकाउंट से किसी को अगर पेमेंट करना चाहूँ तो चेक से तो आराम से पेमेंट कर सकता हूँ। डेफिनेटली आप आराम से पेमेंट कर सकते हैं, पर इमेजिन कीजिए कि वो आपका पर्सनल अकाउंट ना हो, कंपनी, आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं और वहाँ पे आपको कंपनी ने एक अकाउंट दिया है, आप उसके क्लाइंट को पेमेंट कर सकते हैं। तो क्या आप रैंडम कोई भी चेक काट सकते हैं? जवाब है नहीं। कंपनी की तरफ से, हायर अथॉरिटी की तरफ से जो LOC मिलती है उसी की लिमिट में वो चेक काटा जा सकता है। सेम टू सेम गवर्नमेंट में भी होता है, एक लेटर ऑफ क्रेडिट मिलती है, वो डेबिट अकाउंट की तरह नहीं होता है, डेबिट कार्ड की तरह नहीं होता, क्रेडिट कार्ड की तरह समझ सकते हैं आप। हर बार आपको LOC मिल जाती है और उसी LOC के हिसाब से आपको पेमेंट करना पड़ता है। दे विल ड्रॉ चेक फॉर पेमेंट ऑफ ऑल बिल्स पास्ड बाय देम, और ये जो पेमेंट होता है उसके बिल की पासिंग भी DDO ही करता है, समझे? ऐसा नहीं कि उसकी पासिंग कोई और करेगा, उसकी पासिंग भी DDO ही करता है। ठीक है, तो जब DDO पासिंग कर लेता है उसको, ठीक, तब उसको पेमेंट भी कर देता है। लेकिन पेमेंट करने से पहले एक बात और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि केवल पाव के मामले में, केवल PWD के मामले में बिल को पास करना और चेक को पेमेंट करना दोनों ही एक ही आदमी करता है, और वो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। वो खुद बिल भी पास करेगा और पेमेंट भी करेगा। बाकी सारे डिपार्टमेंट में DDO केवल बिल पास करता है और पाव ही पेमेंट करता है। ये कहाँ लिखा है? आप लोग उसको सिविल अकाउंट्स मैन्युअल यानी कि कैम के चैप्टर 3 का पहला पारा में आप लोग देख सकते हैं। तो वो PWD और फॉरेस्ट के मामले में ये नियम लागू पड़ता है कि बिल भी वो खुद ही पास करेगा और पेमेंट करेगा आफ्टर एक्सरसाइजिंग द रिक्विसाइड चेक। इसको कहते हैं प्री चेक प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट। इसको केवल चेक नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं प्री चेक। ठीक है, तो जब आप पाओ के केस में ये चीज़ देखेंगे आपको दिखाई पड़ेगा कि ये केवल चेक नहीं है, ये प्री चेक है। क्लियर? आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड गार 7 के लेकर के है, जो कि कोई भी चालान बनाएगा तो आपको गार 7 में देगा। आप उसको देखिए कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। आपका डिपार्टमेंट लिखा हुआ है कि सिविल का होगा कि डिफेंस का होगा, रेलवे का होगा कि पोस्ट का होगा। चालान का नंबर यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पे चालान ऑफ मनी पेड इनटू विच बैंक, तो यहाँ बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, है ना। यहाँ विच ब्रांच, तो मान लीजिए कि ब्रांच है रांची ब्रांच। ठीक है, तो इस तरीके से वो फॉर्म भरेगा, है ना। और फॉर्म भरने के बाद में लिखेगा टू बी फिल्ड बाय रेमिटर, और वो रेमिटर कोई भी पार्टी हो सकता है। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। होता क्या है कि इरिगेशन डिपार्टमेंट किसी बड़ी कंपनी को अपने नहर से पानी की सप्लाई करता है। बदले में उस नहर से पानी की सप्लाई के एवज में कंपनी इरिगेशन डिपार्टमेंट को हर महीने पेमेंट करती है। अब मान लीजिए कि एक बार गवर्नमेंट के खाते में पेमेंट डायरेक्ट आ गया। अमूमन प्रैक्टिस में ये होता है कि जो कंपनी होती है पानी के बदले में एक चेक या डिमांड ड्राफ्ट रेगुलरली डिवीजन को देती है, पर एक केस में डिवीजन को उसने रेगुलरली नहीं दिया है और सीधे ही उसने चालान 7 भर करके, GR 7 भर करके उसके एक्रेडिटेड बैंक में जमा करवा दिया है। क्या ये इलीगल है? नहीं, बिल्कुल लीगल है, लेकिन उसको इस प्रोसीजर में जाना पड़ेगा। उसमें नेम डेजिग्नेशन लिखना पड़ेगा, तो उसमें लिखा है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, है ना। और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के बाद में इरिगेशन डिपार्टमेंट रांची, ऐसा लिखना पड़ेगा उसको। ठीक है, और डिपार्टमेंट फ्रॉम होम हुज बुक्स ऑन डिमांड इरिगेशन हो जाएगा। तो इरिगेशन डिपार्टमेंट में भी आपको मेजर इरिगेशन माइनर इरिगेशन का फर्क करना होगा। मान लीजिए कि ये माइनर इरिगेशन है ना, तो मेजर माइनर मीडियम का हो जाएगा 0702। ठीक है, 0702 में उसने रेमिट किया है। ठीक है, फुल पार्टिकुलर्स ऑफ द नेचर ऑफ रेमिटांस, तो उसमें फुल पार्टिकुलर लिखना होगा। इसमें रुपया लिखना होगा, तो मान लीजिए कि उसने रेमिटांस किया है 5 लाख रुपए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखना होगा, है ना। हेड ऑफ अकाउंट लिखना होगा, तो हेड ऑफ अकाउंट जो मैंने यहाँ लिखा वो यहाँ लिखा जाएगा। अकाउंट्स ऑफिसर
और ऑर्डर ऑफ द बैंक, तो ऑर्डर उस बैंक का ऑर्डर हुआ, यहाँ पे सेम रुपया वर्ड में लिखा जाएगा, यहाँ डेट लिखा जाएगा और यहाँ पे एजेंट और मैनेजर ऑफिस इसके सिग्नेचर किया जाता है। तो इस तरीके से आप जार 7 को देख सकते हैं। आइए एक चार्ट के बेस पे समझते हैं कि किस किस चीज़ को कैश के रूप में इंक्लूड करेंगे और किस किस चीज़ को कैश के रूप में इंक्लूड नहीं करेंगे। हम लोगों ने पहले एक स्लाइड में इसको देख लिया है, हम लोग इसको केवल यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। किसको करेंगे भैया? तो लीगल टेंडर कॉइन को करेंगे, नोट को करेंगे, हम लोगों ने देख लिया है। पोस्टल ऑर्डर को करेंगे। पोस्टल ऑर्डर है, जैसे कि आपने किसी को पोस्टल ऑर्डर दिया और फिर वहां पर वो जाकर के पोस्टल ऑर्डर के अगेंस्ट में पैसे इनकैश करवा सकता है। हालांकि न्यू जनरेशन के लिए मैं बता दूं, आज ये इतना प्रैक्टिस में नहीं है, लेकिन आज से 30 साल पहले, 25 तक तो जरूर था। बहुत बड़े पैमाने पर पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से ही लोग जो मुंबई दिल्ली में कमाने जाते थे वहां पोस्टल ऑर्डर करके अपने गाँव में पैसे भेजते थे। तो ये पोस्टल ऑर्डर बहुत ज़्यादा प्रचलन में था। चेक तो है ही, डिमांड ड्राफ्ट है, पर चेक भी तब तक जब तक एक्सपायर न किया गया हो। ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ द डिस्बर्सिंग ऑफिसर और सेल्फ चेक, अगर वो सेल्फ चेक से पैसे निकालता है टू रिप्लेनिश कैश चेस्ट, वो भी आप उसमें कैश बुक में इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है। काउंटर फीट एंड प्राइवेट नोट, तो आपको ये काउंटर फीट का मतलब होता है नकली नोट, है ना। और प्राइवेट, आपके प्राइवेट रुपए पैसे भी आप उसको नहीं ले सकते हैं, नॉट टू बी इंक्लूडेड है। यहाँ नॉट नहीं लिखा हुआ है, लिखना हुआ नॉट टू बी इंक्लूडेड। ठीक है, तो ये छूट गया है शायद, टू बी इंक्लूडेड, नॉट टू बी इंक्लूडेड, है ना। आगे हम लोग देख लेते हैं क्या है कि चेक डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, तो कॉन्ट्रैक्टर के फेवर में जो चेक और डिमांड ड्राफ्ट होता है वो आप कैश बुक में नहीं ले सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर कॉन्ट्रैक्टर के फेवर में तो चेक आप इशू करते ही हैं, वो तो कैश बुक में लेते हैं, लेकिन वो कैश कॉलम में नहीं लेते हैं, वो बैंक कॉलम में लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैश के रूप में किसको आप इंक्लूड कर सकते हैं। तीसरा है रेवेन्यू स्टाम्प, और रेवेन्यू स्टाम्प और यहाँ एक पोस्टेज स्टाम्प यानी पोस्टल स्टाम्प। तो जब आप कोई लेटर किसी को भेजते हैं तो वहाँ पे पोस्टल स्टाम्प स्टिक करते हैं, चिपकाते हैं। पोस्टल स्टाम्प अगर आपके पास में पड़ा हुआ है वो कैश बुक में नहीं लिया जाएगा। रेवेन्यू स्टाम्प में भी 1 रुपीज़ ही है, 1 रुपीज़ का रेवेन्यू स्टाम्प। अगर बड़े अमाउंट का रेवेन्यू स्टाम्प है तो उसको भी कैश बुक में कैश के तौर पे नहीं लिया जाता है। ठीक है। आगे एयर लेटर ऑफ फॉरेन कंट्रीज, उसको नहीं लेंगे। सर्विस बुक अगर है आपके पास किसी स्टाफ का, उसको नहीं लेंगे, है ना। इम्प्रेस्ड और टेम्पोररी एडवांस अगर आपने किसी को दिया है तो उसको आपको लेना पड़ेगा। इशूड टू सेल्फ और सबऑर्डिनेट, आप खुद के लिए लीजिए चाहे सबऑर्डिनेट के लिए इशू कीजिए, आपको वो लेना पड़ता है। लेकिन कैश फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सब कैश चेस्ट, एक सब कैश चेस्ट बनता है, उसमें अगर आप कुछ ले रहे होते हैं तो उसको आपको नहीं लेना होता है इसमें। अब आप कहेंगे सर सब कैश चेस्ट में कौन सा पैसा रखते हैं, तो आपको मैं बता दूं सब कैश चेस्ट में कुछ ऐसे पैसे रखे जाते हैं जो टेम्पररी नेचर के होते हैं। ठीक, उदाहरण के तौर पे किसी को पैसा आपने दिया पर वो पैसा लेने के लिए टाइम पे नहीं आया, तो आपने क्या किया, टेम्पररी आपने इसको यहाँ रख दिया है। ठीक है, सब कैश चेस्ट में। हाँ, अगर वो 1 महीने तक नहीं लेने आएगा तो सब कैश चेस्ट से पैसा ट्रांसफर कर दीजिए और कैश चेस्ट में ले लीजिए, है ना। लेकिन आपको ये समझना होगा कि अगर कैश कोई सब कैश चेस्ट में रखा गया है तो उसको वो उसमें भी खासकर कौन सा होता है मैं बता दूं, वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट को जो आप सैलरी दे रहे होते हैं ना, वो सैलरी का पैसा अगर वो लेने नहीं आता है तो उसको हम सब कैश चेस्ट में रख देते हैं। लेकिन अगर वो 1 महीने तक लेने नहीं आया फिर हम उसको यहाँ रखेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, अनडिसबर्स वेजेज एटसेट्रा प्योरली वर्क चार्ज स्टाफ, तो लिखा ही हुआ है यहाँ पे। ऑल्सो अनपेड सैलरी, तो अगर वर्क चार्ज स्टाफ की अनपेड सैलरी है और लोन्स एंड एडवांसेस ऑफ रेगुलर स्टाफ के भी हैं, रिसीव्ड बैक फ्रॉम सब कैश चेस्ट, तो उसमें क्या हुआ कि उसने जो अनपेड वेजेज थे उसको हमने प्राइमरी सब कैश चेस्ट में रखा था। जब तक वो सब कैश चेस्ट में था कैश चेस्ट में नहीं लिया, 1 महीने बीत गए, हमको उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा सब कैश चेस्ट से कैश चेस्ट में, तो आपको लेना पड़ेगा, कोई बात नहीं है। फॉर डिपॉजिट बैक इन द बैंक एंड ट्रेजरी, लास्ट डिपॉजिट एट कॉल रिसीट ऑफ द बैंक, इसको आपको लेना पड़ेगा। अनपेड सैलरी ऑफ रेगुलर स्टाफ अवेटिंग टू बी डिसबर्स, यहाँ पे रेगुलर स्टाफ को जो अनपेड सैलरी है वो इसमें नहीं आता है। तो आप दोनों में फर्क समझिए, वर्क चार्ज स्टाफ जो होता है उसकी सैलरी वर्क पे भारित होती है, जबकि रेगुलर स्टाफ की सैलरी जो होती है उसका माइनर हेड और सब हेड अलग होता है। इसका जो होता है वो होता है 051 डायरेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन D&A, तो ये जो होता है आपके एस्टैब्लिशमेंट की बिल में जाता है, वर्क के कैश बुक में नहीं आता है, तो इसको यूजुअली सब कैश चेस्ट में रखा जाता है। ऑल अदर डिपॉजिट रिसीट, डिबेंचर, बॉन्ड, सेविंग बैंक पासबुक, कैश सर्टिफिकेट, नेशनल सर्टिफिकेट एटसेट्रा, ये आपको नहीं लेना है कैश में। तो अब आपको ये पूरा ब्रॉडर पिक्चर समझ में आया। इस चार्ट के माध्यम से मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसका स्क्रीनशॉट ही रख लीजिए आप लोग,
क्योंकि इस चार्ट के माध्यम से कई क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे और बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सही कर सकेंगे अगर आपको ये चार्ट याद होगा तब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं, हाउ एक्सपेंडिचर कैन बी इंकर्ड इन पब्लिक वर्क्स डिवीजन। तो पब्लिक वर्क्स डिवीजन में एक्सपेंडिचर कैसे इंकर करते हैं, कैसे खर्च करते हैं। पहले बता दिया गया है कि एक्रेडिटेड बैंक में एलओसी इशू होती है, तभी जाकर के आप चेक के माध्यम से पहले बिल को पास करते हैं, फिर उसको प्री चेक किया जाता है ना, और उसके बाद ही उसका चेक से पेमेंट किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि नो एक्सपेंडिचर कैन बी इंकर्ड आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड इन एंटिसिपेशन ऑफ पासिंग ऑफ द अप्रोप्रिएशन और वोट ऑन अकाउंट एक्ट और द अप्रोप्रिएशन एक्ट रिलेटिंग टू द बजट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पॉइंट क्या है, आपको पहले ही बता दिया जाता है कि जब तक संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप कोई भी फंड पार्लियामेंट अगर अप्रूव नहीं करती है सेंट्रल के मामले में, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा अप्रूव नहीं करती है राज्य के मामले में, तब तक आप उसको खर्च नहीं कर सकते हैं। तो आपको इस एंटीसिपेशन में की आशा में कि हाँ चलो ना कोई बात नहीं है, भविष्य में तो पार्लियामेंट उसको अप्रूव कर ही देगी, उस एंटीसिपेशन में खर्च नहीं किया जाता है। अब आप कहेंगे कि कंटिजेंसी फंड का जो आप पैसा खर्च करते हैं कोई भी राहत में, आपदा में, वो एक अलग मामला है। आपदा के लिए जब आप पैसे खर्च कर रहे होते हैं वो कंटिजेंसी फंड से एडवांस के तौर पे लिया जाता है, विड्रॉ किया जाता है, वो मामला नहीं है। मामला है कि रेगुलर एक्सपेंडिचर जो है जब तक अप्रूव ना हो जाए आप नहीं खर्च कर सकते। आउट ऑफ द टोटल 5 एलओसी, और पूरे साल में कितनी एलओसी इशू की जाती है, 5। पहली एलओसी जो इशू की जाती है फॉर विच वोट ऑन अकाउंट हैज बीन ऑब्टेन्ड, तो यहाँ पे पहले ही क्लियर कट वर्डिक्ट दे दिया गया है कि पहली एलओसी वोट ऑन अकाउंट के आधार पर ही इशू की जाती है। जाहिर सी बात है, एक्सप्लेन मैं करता हूँ, आप समझिएगा। आपने देखा होगा आपको जो सैलरी मिलती है मार्च का, पेड इन अप्रैल, तो आपने बाकी महीनों की सैलरी देखी होगी, जैसे कि फरवरी की सैलरी आप 28 फरवरी को मिल जाती है, जनवरी की सैलरी आपको 31 जनवरी को मिल जाती है, लेकिन मार्च की सैलरी 31 मार्च को नहीं मिलती है। मार्च की सैलरी 1 अप्रैल या 2 अप्रैल को मिलती है। क्यों मिलती है? इसलिए क्योंकि वो नया फाइनेंशियल ईयर जब स्टार्ट होता है तो वहां पर जो पेमेंट हो रहा होता है वो वोट ऑन अकाउंट से होता है। वोट ऑन अकाउंट से पेमेंट होने की वजह से पहला एलओसी वोट ऑन अकाउंट के ऊपर भारित होता है। वही लिख रहा है कि फर्स्ट एलओसी फॉर विच वोट ऑन अकाउंट हैज बीन ओपटेंड, पहली एलओसी के लिए वोट ऑन अकाउंट ओपटेन किया जाता है टू बी ओपनड एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा कि साल के शुरुआत में ही इसकी बिगिनिंग की जाती है और वो चेक ड्रॉइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर के फेवर में होता है। अब आप कह सकते हैं सर कि डीडीओ हमने पढ़ा ही है, तो ये सीडीडीओ इससे अलग कैसे है? मैं आपको समझाता हूँ अलग कैसे है। जो डीडीओ होगा, ठीक, वो बिल पास करेगा, इसमें तो कोई डाउट मत रखिएगा। तो सारे डीडीओ बिल पास करते हैं, पर अगर कोई एक ऐसा डिवीजन है जो नया नया ओपन हुआ है, उस डिवीजन का अभी तक अपना कोई कैश असाइनमेंट अकाउंट नहीं खुला है, बिकॉज प्रोसेसर में टाइम लगता है। तो अगर जब तक उसका कैश असाइनमेंट अकाउंट नहीं खुला है, इन बिटवीन द टाइम उसका जो भी बिल होता है किसी दूसरे डिवीजन के साथ में उसको अटैच कर दिया जाता है, और ए डिवीजन जो होता है वो बी डिवीजन के बिहाफ में भी चेक ड्रॉ कर सकता है। तो बी डिवीजन का डीडीओ होगा उसका अपना एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, और उसका जो सीडीडीओ होगा वो डिवीजन होगा ए का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। तो इसीलिए सीडीडीओ और डीडीओ में यहाँ पे फर्क किया गया है कि सीडीडीओ का मतलब भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ही है, पर वो अगर चेक ड्रॉ करने का अथॉरिटी होगा तभी। डीडीओ के पास में कंपलसरी चेक ड्रॉ करने का अथॉरिटी नहीं होता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो वो जो वोट ऑन अकाउंट में पहला एलओसी जो होगा, फर्स्ट एलओसी, वो कवर करेगा द अमाउंट टू द एक्सटेंट ऑफ, मतलब 1/6 ऑफ ऑथराइज्ड बजट एलोकेशन टू द ईच डिवीजन। तो उसमें एक्सटेंट है, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा है अप टू, बिटवीन 1/12 से लेकर के 1/6 तक। इसको मैं एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, आप लोग इसको देखिएगा। ठीक, वो एग्जाम्पल क्या है? देखिए, आपको मैं समझाता हूं। मान लीजिए कि पूरे साल का जो बजट है वो आपका 6000 करोड़ का है, 6000 करोड़ का है, ठीक है। 6000 करोड़ का बजट होगा तो उसमें आपको वोट ऑन अकाउंट में जो पैसे मिलेंगे वो मैक्सिमम 1000 करोड़ मिल सकता है, ठीक है, मैक्सिमम 1000 करोड़, ठीक है। किसमें मिलेगा? वोट ऑन अकाउंट में, ठीक है, वोट ऑन अकाउंट में, ठीक है।
ये वहाँ में मिलेगा जो 1000 रुपये, वो मैक्सिमम है। तो क्या आप सोच रहे होंगे कि हर बार मैक्सिमम फिगर मिल ही जाता? कभी नहीं मिलता है, समझ गए। वो फिगर आपको 1/12 माने 500 से लेकर 1000 करोड़ के बीच में कुछ भी हो सकता है, जो सरकार को ठीक लगेगा कि इस डिपार्टमेंट में इतना पैसा इशू करना जरूरी है वोटर अकाउंट के माध्यम से, तो ही इशू करेगा, वरना उससे कम भी इशू कर सकता है। आगे लिख लेते हैं कि तीसरा नंबर का पॉइंट है फॉर अलॉटमेंट ऑफ अदर मिनिस्ट्रीज। यहाँ पे आपको एक बात और समझना होगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। इसको समझने के लिए मैं फिर से बता दूं कि आपका जो डिवीजन है वो केवल और केवल आपके अपने ग्रांट का काम नहीं करता है, दूसरे मिनिस्ट्री के बजट का भी काम करता है। जैसे कि मान लीजिए कि पीडब्ल्यूडी है, वो स्कूल भी बनवाएगा, हॉस्पिटल भी बनवाएगा। स्कूल बनवाएगा तो एजुकेशन डिपार्टमेंट का, हॉस्पिटल बनवाएगा तो हेल्थ डिपार्टमेंट का। तो वहां पर जो हेल्थ डिपार्टमेंट का ग्रांट होता है उससे पैसे मिलते हैं पीडब्ल्यूडी को, तो वो हो गया ग्रांट ऑफ अदर मिनिस्ट्री। वही लिख रहा है फॉर अलॉटमेंट और ग्रांट ऑफ अदर मिनिस्ट्री वर्क कंसर्न्ड चीफ इंजीनियर और डिविजनल ऑफिसर विल हैव टू प्रोड्यूस द एडवाइस। तो एडवाइस किसको प्रोड्यूस करता है? जो क्लाइंट मिनिस्ट्री को। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफ द क्लाइंट मिनिस्ट्री फॉर अलोकेशन आउट ऑफ देयर वोटर अकाउंट। तो उसके मिनिस्ट्री के वोटर अकाउंट में से हमें जितने पैसे चाहिए हम उसका एडवाइस उनको भेज देते हैं कि भैया हम आपकी बिल्डिंग बनवा रहे हैं, 5 साल से काम चल रहा है, 3 साल पूरे हो गए, 2 साल अभी बाकी है, ये चौथा साल चल रहा है, चौथा साल में हमें इतने पैसे लगेंगे, तो आप हमें इतने पैसे भिजवा दीजिए। वो हमारा एडवाइस होता है। उनके वोटर अकाउंट में से उनको पैसे मिलते हैं, फिर वो चेक ड्रॉ करते हैं और उस चेक के माध्यम से या डिमांड ड्राफ्ट बना करके हमें भेजते हैं और वो पैसा पीडब्ल्यूडी को मिल जाता है। यहाँ पे आपको एक ध्यान देने की बात है कि आपके वोटर अकाउंट में से जो आपको पैसा मिला है, आपके बजट एलोकेशन का मैक्सिमम 1/6 मिला है, लेकिन उसके वहां से जब मिलेगा पैसा तो वो उसका 1/6 होगा, आपके लिए पूरा पैसा होगा जितना कि आपको काम करना है, समझ गए। आपको इसमें कोई रियायत नहीं करनी है कि नहीं नहीं अभी तो हमें वहां से 1/6 ही मिलेगा, हम काम उसका एक काम करते हैं 100 का कर देते हैं, पैसे हम लेंगे 15 रुपए, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। आपको जितने का आपने काम किया है आपको पूरे पैसे चाहिए क्लाइंट मिनिस्ट्री से, ठीक। तो बजट सेक्शन जो होता है और फाइनेंस डिवीजन होता है ऑफ द मिनिस्ट्री। अब यहाँ पे आपको एक बात समझना होगा कि आपका जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट है एंड हाउसिंग, इस तरीके से इसका पूरा नाम है, पर हम मिनिस्ट्री ऑफ यूडी लिखते हैं, अर्बन डेवलपमेंट। उस मिनिस्ट्री के अंदर माने आपके मिनिस्ट्री के अंदर एक बजट सेक्शन होता है, फाइनेंस डिवीजन भी होता है, ठीक है। तो ये फाइनेंस डिवीजन है, एफडी है ना, या बीएस बजट सेक्शन। अब क्या होगा कि कम्युनिकेशन करेगा, क्या करेगा, कम्युनिकेट द बजट अलॉटमेंट टू द एचओडी। एचओडी कौन होता है? एचओडी होता है सेक्रेटरी। तो इसी के सेक्रेटरी को एफडी जो होता है फाइनेंस डिवीजन जो होता है वो सेक्रेटरी को कम्युनिकेट करेगा कि बजट इतना हमें मिल चुका है, विल मेक डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर सेक्रेटरी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, अमंग द डीडीओ। तो सेक्रेटरी जो होता है इसका किसका सेक्रेटरी? तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट का सेक्रेटरी नहीं, ये होगा सीपीडब्ल्यूडी का सेक्रेटरी, समझ रहे। और सीपीडब्ल्यूडी का सेक्रेटरी फिर डिस्ट्रीब्यूट करेगा किसको? डीडीओज को। तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 1 है ना, एक्सएन 1, एक्सएन 2, एक्सएन 3, एक्सएन 4, उसको क्या डिस्ट्रीब्यूट करेगा? अलॉटमेंट डिस्ट्रीब्यूट करेगा। डिस्ट्रीब्यूट द अलॉटमेंट अमंग द ड्राइंग डिसबर्सिंग ऑफिसर अंडर हिज कंट्रोल अंडर इंटीमेशन टू पाव ऑफिस एंड सेंट्रल एलओसी सेल। तो सेंट्रल एलओसी सेल जो होता है वो चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी या प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर के ऑफिस में होता है, ठीक है, प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर के ऑफिस में होता है, अकाउंट्स ऑफिसर के ऑफिस में, ठीक है। तो वहां पे होता है सेंट्रल एलओसी सेल। अब वो क्या करता है कि सेक्रेटरी क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है? वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अलॉटमेंट, है ना। अभी तक आपने देखा एलओसी मिली नहीं है, जब तक एलओसी मिलेगी नहीं तब तक काम होगा नहीं। प्रोसीजर क्या है कि पार्लियामेंट से अप्रूव हो गया है, पार्लियामेंट से अप्रूवल हुआ है तो किसने कम्युनिकेट किया? फाइनेंस मिनिस्टर ने। किसको कम्युनिकेट किया है? फाइनेंस डिवीजन ऑफ द मिनिस्ट्री को। फाइनेंस डिवीजन ने फिर किसको कम्युनिकेट किया? अपने डिपार्टमेंट के एचओडी को, यानी कि सेक्रेटरी को। सेक्रेटरी ने फिर क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलॉटमेंट को। अलॉटमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया किसको? जितने भी डीडीओ हैं उनको, है ना। और जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो पाओ को भी जानकारी दी गई है और सेंट्रल एलओसी सेल को भी जानकारी दी गई है। अब सेंट्रल एलओसी सेल जो है वो एलओसी इशू करता है। तो एलओसी किसने इशू किया है? सेक्रेटरी ने नहीं, सेंट्रल एलओसी सेल ने किया है। सेंट्रल एलओसी सेल किसका होता है? हर डिपार्टमेंट का, सीपीडब्ल्यूडी का भी है, ठीक। तो कहीं न कहीं लिखा होगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड बाय सेंट्रल एलओसी सेल।
खैर फॉर फर्स्ट एलओसी एज इंटीमेटेड बाय डिविजनल ऑफिसर, तो डिविजनल ऑफिसर ने इंटीमेट किया है फिर कि हमारे को इतना अलॉटमेंट मिल चुका है, अब हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें एलओसी दीजिए। तो डिविजनल ऑफिसर के रिक्वेस्ट पे एलओसी इशू किया जाता है, ठीक है। तो उसको जो अलॉटमेंट मिला, अब क्या कहेंगे, उसको क्या एकदम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया कि हाँ भाई 1/6 हमें वोटर अकाउंट से मिल गया है, अब सबके डिमांड का 1/6 सबको दे दिया? नहीं भैया, जिसको काम है, ठीक, अगर ज़्यादा जरूरी काम है तो उसको 1/6 से ज़्यादा भी मिल सकता है, जिसको कम काम है, क्योंकि ये सेक्रेटरी के डिस्क्रिप्शन पे है ना कि वो किस डिवीजन को या किस एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को कितना बांट रहा है, ठीक। अब प्रोसीजर में हम लोग आ जाते हैं कि डिविजनल ऑफिसर रिक्वेस्ट करता है, डिविजनल ऑफिसर रिक्वेस्ट करता है, तब एलओसी सेल विल इशू करता है द अमाउंट ऑफ असाइनमेंट। तो इसको जो अलॉटमेंट मिला है उसका फिर 80%, समझे, न कि पूरे का 80%। तो इसने जो डिमांड किया है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने, ठीक है, कि भैया हमको इतना चाहिए, उसका 80% इसको एलओसी सेल इशू कर देती है ऑफ बजट ग्रांट, है ना, अलोकेटेड। तो ये अलोकेटेड माने अलॉटमेंट, है ना, टू द डिवीजन। तो उसको डिवीजन को जो भी पैसे मिले होते हैं उसका अप टू 80% इशू किया था। आप कहेंगे सर 100% क्यों नहीं किया था? ऐसा नहीं है, आप पहले 80% खर्चा करके उसका यूटिलाइजेशन तो दिखलाइए। ऐसा तो है नहीं कि आप 80% चुटकी बजाते खर्च कर देंगे। और अगर आपने दिखाया है, सेक्रेटरी को आप डिमांड कीजिए कि सर हमारे 80% में काम नहीं होने वाला है, हमको 100% दिया जाता है, 100% मिलेगा, हमको भारी बात थोड़ी है। पर अमूमन होता है कि 80% भी लोग खर्च नहीं कर पाते हैं, इसी वजह से 80% दिया जाता है, ठीक है। फॉर अब ये जो आपने सेक्रेटरी ने किसको दिया अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट का 80% एलओसी सेल ने दिया है इसको। तो कौन से काम के लिए मिलेगा? पहला कि आपका जो काम होगा डिसबर्सल ऑफ वर्क, पुराना काम होगा उसको डिसबर्स करना होगा, है ना। दूसरा एंसिलरी पेमेंट, पुराने काम से संबंधित छोटे मोटे खर्चे। तीसरा है पेन अलाउंसेस ऑफ डीए, एचआरए एटसेट्रा। ट्रेवलिंग अलाउंस, यानी कि आप जो यात्रा करते हैं, यात्रा का मतलब आप क्या समझ रहे हैं, एलटीसी, लीव ट्रेवल कंसेशन? नहीं भैया, गवर्नमेंट के पर्पज से जो आप यात्रा करते हैं, ठीक, जैसे कहीं ट्रेनिंग में जा रहे हैं, कोई साइट इंस्पेक्शन में जा रहे हैं, उनके लिए जो मिलता है वो ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है। और कंटिजेंसी का मतलब कोई भी ऐसी खर्च जो कि आपने कभी सोचा ना हो, अनफोर्सिन हो, उसके लिए भी आप वोट ऑन अकाउंट से पैसे खर्च कर सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी एलओसीज में बी इशूड ड्यूरिंग अ ईयर। तो मैंने पहले बता दिया कि पहला एलओसी वोट ऑन अकाउंट से मिल जाता है, और उस एलओसी में डिवीजन को मिले हुए अलॉटमेंट का 80% आता है। लोगों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि आपको जो वोट ऑन अकाउंट में 1/6 उसका 80%, ऐसा नहीं है। डिवीजन ने जो डिमांड किया था उसके आधार पर एलओसी इशू की गई है, और उसके डिमांड का 80% मिलता है। खैर सेकेंड एलओसी में हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। सेकेंड एलओसी क्या है कि डिटरमाइनिंग द असाइनमेंट। तो ये असाइनमेंट कौन डिटरमाइन करता है? ठीक है, अकाउंट्स ऑफिसर, ठीक। उसमें भी एलओसी सेल है ना, विल ऑल्सो टेक इनटू अकाउंट द एंटिसिपेटेड ड्रॉल ऑन अकाउंट ऑफ एडवांसेस। अब पहले वाले में क्या देखा था, यहाँ पे एडवांस, अगर आपने एडवांस, अब एडवांस कहेंगे कौन सा एडवांस होता है, तो एचबीए होता है, हाउस बिल्डिंग एडवांस होता है, मोटर व्हीकल एडवांस होता है, कंप्यूटर एडवांस होता है, फेस्टिवल एडवांस होता है, इस तरह के एडवांस। और पार्शियल विड्रॉल फ्रॉम जीपीएफ, ये फुल विड्रॉल नहीं होगा, क्योंकि फुल विड्रॉल उस टाइम पे होता है जब आप रिटायर कर रहे होते हैं। तो पेंशन तो ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड ही है पेन अलाउंसेस में, कि पेंशन तो आपको हर हाल में देना है, चाहे वो आप जिस दिन रिटायर कर रहे हैं, तो उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन ये पार्शियल विड्रॉल है, तो आपको ये समझना होगा कि फुल विड्रॉल नहीं होता है, समझ गए, इसमें डिफरेंस होगा। और अगर आपको एमसीक्यू में इस तरीके से भरमाने की कोशिश करेगा तो आप प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा। आगे एडवांसेस एंड विड्रॉल को भी इंक्लूड कर लिया जाता है कि इसमें सेकेंड एलओसी में। वापस हम एक बार जाते हैं, देखिए ध्यान से, ये 5 तो था ही, डिसबर्सल ऑफ वर्क, एंसिलरी पेमेंट, पेन अलाउंसेस में यहाँ पे पेंशन कहीं लिखना रह गया है, तो पेंशन भी, डीएचआरए पेंशन, ट्रेवलिंग अलाउंस, कंटिजेंसी, ये 5 तो है ही। उसके अलावा 2 और कौन से इंक्लूड हो जाएगा सेकंड वाले में? इसमें हो जाएगा एडवांसेस, और 6ठा नंबर एडवांसेस, और 7वां नंबर हो जाएगा सेकंड एलओसी की बात कर रहा हूँ। तो ये सब 5 आइटम सेकंड एलओसी में भी हैं, ठीक है। 6ठा नंबर एडवांसेस, 7वां होगा पार्शियल विड्रॉल फ्रॉम जीपीएफ, तो वही आपने यहाँ पे देखा है ना। देयर आफ्टर, अब चूंकि सेकंड एलओसी की हम लोग बात कर रहे हैं, देयर आफ्टर द अकाउंट्स ऑफिसर एलओसी विल ऑथराइज द पेइंग ब्रांच ऑफ, पेइंग ब्रांच जो होता है, ठीक है, वो अक्रेडिटेड बैंक का सारा ब्रांच नहीं होता है। पेइंग ब्रांच वही ब्रांच होगा जहां पे उसका कैश असाइनमेंट अकाउंट खोला हुआ है, ठीक है। तो अकाउंट्स ऑफिसर एलओसी जो होगा वो एलओसी इशू करता है बैंक को, ठीक है। तो पेइंग ब्रांच को ऑथराइज करता है ऑफ द बैंक बाय मीन्स ऑफ अ लेटर ऑफ क्रेडिट। तो लेटर ऑफ क्रेडिट को
दे करके पेइंग ब्रांच, बैंक के पेइंग ब्रांच को ऑथराइज करता है टू मेक पेमेंट। तो एक्चुअल में आपने क्या देखा कि पेमेंट कौन कर रहा है, एग्जीक्यूटिव चेक निकाल रहा है, ठीक, पेमेंट एक्चुअल में बैंक कर रहा है, बैंक ही है जो कॉन्ट्रैक्टर के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहा है। तो एलओसी से पेइंग ब्रांच को ऑथराइज किया जाता है ऑन द चेक्स ड्रॉन फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय डीडीओ, बाय द कंसर्न ड्रॉइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर ड्यूरिंग द सेड 6 मंथ पीरियड। अब सेड 6 मंथ पीरियड का क्या मतलब हुआ, सेड 6 मंथ पीरियड का मतलब ये हो गया कि उसमें से जो मंथ था, ठीक है, मतलब वो जो पीरियड था वो था अप्रैल से लेकर के सितंबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है, सितंबर के पीरियड तक जो भी विड्रॉ करना था उसी विड्रॉ के लिए, ठीक, अकाउंट्स ऑफिसर जो होता है एलओसी सेल ऑथराइज करता है सेकेंड एलओसी के लिए, ठीक है। वाइल इश्यूइंग द लेटर ऑफ क्रेडिट फॉर द सेकेंड एलओसी, तो सेकेंड एलओसी के लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू करते समय में ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आफ्टर अप्रोप्रिएशन एक्ट इज पास्ड, क्योंकि अप्रोप्रिएशन एक्ट हमेशा पास हो जाता है तभी सेकेंड एलओसी इशू किया जाता है। अब आप देखिए फर्स्ट एलओसी में और सेकेंड एलओसी में अंतर क्या है। फर्स्ट एलओसी जहां वोट ऑन अकाउंट के लिए है और वो भी उसी 6 महीने के पीरियड के लिए है। सेकेंड एलओसी वहीं पर अप्रोप्रिएशन एक्ट के पारित होने के बाद ही दिया जाता है, किसी भी हाल में नहीं, मतलब वोट ऑन अकाउंट से सेकेंड एलओसी नहीं मिलती है। यहाँ पर ये पॉइंट ये है कि अगर आपको फर्स्ट एलओसी मिल गई है और आपने फर्स्ट एलओसी के पैसे 2 महीने में ही खर्च कर दिए हैं, तो आप यकीन मानिए तीसरे महीने में ही आपको अप्रोप्रिएशन का एक्ट से सेकेंड एलओसी मिल जाती है। लेकिन अगर आपने फर्स्ट एलओसी के ही पैसे को खर्च करने में 5 महीने लगाए हैं तो दूसरी एलओसी फिर 5वें महीने के बाद ही मिलेगी। आप ये मत समझ लीजिएगा कि नहीं दूसरी एलओसी इमीडिएटली आपको मिल जाएगी, चाहे आपने पहले एलओसी के पैसे खर्च किए हो या ना किए हो। हाँ, अमूमन इन प्रैक्टिस ये है कि दोनों एलओसी, एक पहली और दूसरी, मिलाकर के 6 महीना होता है। उसमें कोई फिक्स नहीं है कि 3 और 3 होगा, 1 और 5 भी हो सकता है, 5 और 1 भी हो सकता है। मतलब पहली एलओसी का 5 महीना और दूसरी का 1 महीना, पहली एलओसी का 4 भी हो सकता है, दूसरी का 2 महीना, कुछ भी हो सकता है। पर पहली वोट ऑन अकाउंट से, दूसरी अप्रोप्रिएशन से, इसके डिफरेंस को समझना होगा। द अकाउंट्स ऑफिसर एलओसी सेल विल मेक इनटू अकाउंट द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एलओसी। तो इसका मतलब सेकंड एलओसी में पहले वाले एलओसी के अमाउंट को एंटर किया जाता है कि हमने पहले आपको इतना दे दिया है, अब आप और किसी के लिए मांग रहे हैं। issued earlier on the basis of the vote on account proposal for the second LOC will be submitted by the CPWD not later than 10th June every year, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा, ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक, कि आपको चाहे सेकंड एलओसी जब भी चाहिए आपको 10 जून तक के लिए क्लियर कर देना होगा कि हमको 10 जून तक बताना होगा कि सेकंड एलओसी में हमको कितना रुपए चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि ये उसी के लिए होता है जिसमें वर्किंग लगातार चलता रहता है। कुछ ऐसे भी डिवीजन जिसमें वर्किंग बहुत कम है, कुछ ऐसे भी डिवीजन जिसमें डेड डिवीजन है, काम साल भर होता ही नहीं है, ठीक। वैसे डिवीजनों में ये सारे प्रोसीजर को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो आपको यहाँ पे इसको ध्यान से समझना होगा कि आपने देख लिया कि एलओसी सेल तभी आपको एलओसी देती है जब डिवीजन से आता है रिक्विजिशन। तो डिवीजन को पता चल जाता है कि हमें अलॉटमेंट कितना मिला है, अलॉटमेंट की जानकारी सेक्रेटरीट से आती है। तो ये प्रोसीजर है, ड्यू प्रोसीजर, जिसको आपको समझना होगा, ठीक। आगे हम लोग देख लेते हैं रीजन फॉर रिडक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ एलओसी। अगर अमाउंट एलओसी का रिड्यूस किया गया है, घटाया गया है, उसके लिए रीजन देना पड़ता है। इफ एनी विल बी गिवन, देना पड़ेगा। अनलेस पॉइंटेड आउट बाय द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, यह तो एग्जीक्यूटिव ने अगर पॉइंटेड आउट नहीं किया है तब तो पाव को देना पड़ता है, एलओसी सेल को देना पड़ता है। तो पाव नहीं, सॉरी, एलओसी सेल को देना पड़ता है कि हमने आपके मतलब एलओसी का जो डिमांड था, ठीक, उसका क्यों रिडक्शन किया है। तो वो कह देगा कि हमारे पास में फंड अवेलेबल नहीं है। पॉसिबल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसके लिए एलओसी सेल को फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ा सकते हैं, ठीक है। आगे ऑन अकाउंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, ध्यान से देखिएगा, और डिपार्टमेंटल चार्जेस विल बी मेड बाय द एलओसी। यहाँ पे आपको जो खास रखना है कि नो रिडक्शन। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो दूसरे डिपार्टमेंट का आता है, ठीक, उसके लिए मैंने पहले बता दिया कि जो आपकी क्लाइंट मिनिस्ट्री होती है वहां का जो एलओसी आता है उसमें कोई कमी नहीं करनी है, क्योंकि वो उतना पैसा पहले ही आपको ट्रांसफर कर चुका है। आपके अपने वाले अकाउंट में पैसे घट सकते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी आपके पास में पहला एडवांस में आ चुका है डिपॉजिट का पैसा, उसमें आपको एलओसी सेल कोई कटौती नहीं करता है, कोई रिडक्शन नहीं करता है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ करेक्टली मेंशनिंग द सिचुएशन शैल बी दैट ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिचुएशन को मेंशन करता है, हमें किस सिचुएशन में कितना पैसा चाहिए। इट मे बी नोटेड दैट ओल्ड वर्क एंड डिपॉजिट वर्क अट्रैक्ट डिपार्टमेंटल चार्जेस। ये वही डिपार्टमेंटल चार्जेस जो यहाँ पे ऑलरेडी आप देख रहे हैं, ठीक है। आप कहेंगे सर ये डिपार्टमेंटल चार्जेस क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। परसेंटेज चार्ज के नाम पे कुछ चार्जेस होते हैं, ठीक। परसेंटेज चार्ज के नाम पे आप उसको देखेंगे कि 10% होता है। वो आपने ध्यान से देखा होगा चैप्टर नंबर 7 में
सॉरी चैप्टर नंबर 7 में आप ध्यान से देखेंगे कि जब आप किसी भी प्राइवेट पार्टी को अपना सामान या अपना स्टॉक इशू कर रहे होते हैं, उस समय में उससे डिपार्टमेंटल चार्ज ऐसे सुपरविजन चार्ज लिया जाता है। खैर, डिपार्टमेंटल चार्जेज में 4-5 तरह के चार्ज आते हैं। पहला आता है एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। दूसरा आता है टूल एंड प्लांट, ठीक है। तीसरा आता है पेंशनरी, ये सब डिपार्टमेंटल चार्जेस है, ठीक है। चौथा आता है ऑडिट एंड अकाउंट, ठीक है। और इस तरह के और भी वर्कशॉप चार्ज भी आते हैं डिपार्टमेंटल चार्ज में, ठीक है। और भी बहुत तरह के चार्ज हो सकते हैं। बेसिकली ये 4 या 5 ही होता है जो मेन होता है। इसके लिए एक फार्मूला गठित किया जाता है जो आपको अभी फिलहाल पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, इशू रेट में इसमें 10% इसको इंक्लूड कर दिया जाता है। कब इंक्लूड किया जाता है? जब भी आप किसी प्राइवेट पार्टी को इशू कर रहे होते हैं तब। तो डिपार्टमेंटल चार्ज जो होता है आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। ये डिपार्टमेंटल चार्ज आपने पीछे भी देखा है कि ओल्ड वर्क एंड डिपॉजिट वर्क, जो डिपॉजिट वर्क होता है वो डिपार्टमेंटल चार्ज अट्रैक्ट करता है। यानी कि आपको अगर अपनी बिल्डिंग बनवानी है या सेम गवर्नमेंट की, ध्यान से समझिएगा, सेम गवर्नमेंट चाहे डिपार्टमेंट अलग हो जाए, अगर बिल्डिंग बनवानी है तो आपको भी 50 करोड़ की पड़ रही है तो मैंने दूसरा जो डिपार्टमेंट है पर गवर्नमेंट से, उदाहरण झारखंड सरकार है, झारखंड सरकार की पीडब्ल्यूडी है, झारखंड सरकार का हेल्थ मिनिस्ट्री है ना। पीडब्ल्यूडी भी अगर उसी बिल्डिंग को 50 करोड़ में बनाएगी तो हेल्थ मिनिस्ट्री के लिए भी 50 करोड़ में बना के दे देगी। पर जो डिपार्टमेंटल चार्ज लिया जाता है वो प्राइवेट पार्टी से लिया जाता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को प्राइवेट पार्टी कंसीडर किया जाता है, दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज ए गवर्नमेंट। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए, पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के लिए, कोई पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के लिए जो भी गवर्नमेंट काम करेगी, पीडब्ल्यूडी काम करेगी, वो डिपॉजिट वर्क में आता है। और यह है चैप्टर नंबर 16 में, ठीक है। चैप्टर नंबर 16 में डिफाइन किया गया है कि वो 4 तरह के चार्जेज जो 4 मैंने आपको बताया, एस्टेब्लिशमेंट, पेंशनरी, टीएनपी एंड ऑडिट एंड अकाउंट्स, ये सब के सब चार्जेज इंक्लूड किए जाते हैं डिपार्टमेंटल चार्जेस के तौर पे। और उस समय में अगर उसको 10% हम मान लें तो आपकी बिल्डिंग 50 करोड़ की बन रही थी, पर अगर उसकी बिल्डिंग बनेगी तो वो 55 करोड़ की बनेगी, 10% एक्स्ट्रा इंक्लूडेड रहेगा। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि थर्ड एलओसी जो मिलता है, सेकेंड एलओसी तक क्या क्या इंक्लूडेड था? एडवांस इंक्लूडेड था, पार्शियल विड्रॉल फ्रॉम जीपीएफ इंक्लूडेड था। उसमें से विल बी इशूड बाय अक्टूबर, अक्टूबर में इशू किया जाएगा, अक्टूबर में इशू किया जाएगा। ध्यान से समझने का, फॉर एनी न्यू वर्क, अभी तक आपने कोई नया काम नहीं किया था, पुराने काम को आप कर रहे थे, और न्यू डिपॉजिट रिसीव्ड, ठीक है। तो न्यू वर्क के लिए आपको थर्ड एलओसी दी जाती है। तो अभी तक आपने क्या देखा था? सेकंड एलओसी में एडवांस पेमेंट और जीपीएफ विड्रॉल, यहाँ पे न्यू वर्क इसको इंक्लूड कर देगा। अब आपको ये भी याद होगा कि 6 महीना का पीरियड मैंने बताया था, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। इसी वजह से ये अक्टूबर लिखा हुआ है कि अक्टूबर तक में। लेकिन इसके लिए जो डिमांड डिवीजन करेगा वो डिमांड 15 सितंबर तक कर देगा, ठीक है। उसमें से जो रिकंसिलेशन करेगा, रिकंसिलेशन का मतलब जो खर्चा आपने किया है उसका स्टेटमेंट, पर वो भी अगस्त तक। क्यों भैया? आप अगर रिकंसिलेशन करवा रहे हैं खर्चे का तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तभी तो अगस्त तक का, 31 अगस्त तक का जो भी आपने एक्सपेंडिचर किया है उसको आप 15 सितंबर में लिखेंगे कि हमें अक्टूबर से इतना पैसा चाहिए। तो उसके रिकंसिलेशन में जो भी आपको एलओसी मिली है और आपने जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर किया है, दोनों रिकंसिलेशन में अगर ठीक ठाक 100% आ गया तब तो वाह वाह, नहीं आया तो आपको थर्ड एलओसी के पैसे नहीं मिलते हैं। जाइए, समझ गए? तो ये है मेन रीजन। अगला है द फोर्थ एलओसी। चौथी एलओसी क्यों मिलेगी भैया? तो तीसरी एलओसी में क्या इंक्लूड कर दिया गया था? नया काम, फ्रेश काम या डिपॉजिट का काम। दूसरी एलओसी में क्या था? एडवांस पेमेंट और पार्शियल विड्रॉल फ्रॉम जीपीएफ। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये लास्ट वर्किंग डे ऑफ जनवरी को आपको इशू किया जाता है। तो इसकी डिमांड कब की जाती है ये आपके बुक में लिखा ही नहीं हुआ है। जाहिर सी बात है, आप जनवरी के किसी महीने में उसका प्रपोजल भेजते होंगे, उसमें से आपको केवल रिवाइज एस्टीमेट और सप्लीमेंट्री डिमांड लेना पड़ता है। अब आप कहेंगे सर ये दोनों में डिफरेंस क्या है? असल में अगर आपने कोई एक काम कराना शुरू किया है, जब आपने एस्टीमेट बनाया था, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, मैंने एक बिल्डिंग बनवाई तो एक गाड़ी, बड़ी गाड़ी में एक बालू मंगवाया, सैंड मंगवाया। जब मुझे एस्टीमेट बनाई थी तब मेरे पास जो सैंड आया था वो 13,500 रुपये का था। और फिर उसके बाद में एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की रोक लग गई, बालू घाटों से बालू का उठाव बंद हो गया और अचानक से बालू की कीमत 40,000 रुपये पर गाड़ी पहुंच गई। ये तो ऐसा केस था जिसको हम लोग एस्टीमेट में हम लोगों ने लिया ही नहीं था। अब बालू की कीमत बढ़ गई तो टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी बढ़ गया। ऐसी स्थिति में जो आइटम ऑलरेडी आपके कंस्ट्रक्शन साइट पर इंक्लूडेड है, एस्टीमेट में इंक्लूडेड है, उस आइटम की कीमत बढ़ जाए तो फिर वहां पर आपको रिवाइज एस्टीमेट बनाना पड़ता है। पर अगर ऐसा कोई काम जो कि आपके एस्टीमेट में था ही नहीं और काम करवाते करवाते ये फील हुआ कि इसके बिना ही तो काम चलेगा ही नहीं,
पर एस्टिमेट में लेना छूट गया है, वैसे आइटम के लिए आपको जो बनाना पड़ता है वो सप्लीमेंट्री डिमांड लेना पड़ता है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि एजी ऑफिस में कंस्ट्रक्शन का काम चला, नई बिल्डिंग बनाई गई और बाद में ये फील हुआ कि यार अपना पानी का टंकी होता तो ज़्यादा बढ़िया रहता, समझ गए। अब वो इतना ज़रूरी है कि अपनी पानी की टंकी बनवानी पड़ेगी, तो फिर पानी की टंकी के लिए अगर आप काम करेंगे और फिर आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, फिर एस्टिमेट बनाना पड़ेगा, वहाँ पर आपको सप्लीमेंट्री डिमांड करना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट 5th और फाइनल एलओसी जो होती है वो 15 मार्च तक इशू की जाती है, ठीक है। इंडिकेटिंग फाइनल एडजस्टमेंट, उसमें अगर कुछ और एडजस्टमेंट है तो उसमें से जो डिमांड रेज की जाती है वो नज़दीक वालों के लिए 10 मार्च तक और लोकेटेड एट न्यू दिल्ली और जो दूर में होते हैं उनके लिए आउटसाइड स्टेशन वालों के लिए 5 मार्च तक की डिमांड आ जानी चाहिए, ताकि हम भेजें भी तो समय से उनको पहुंच सके। 31 मार्च को तो वैसे ही क्लोज हो जाने वाला है। कोई एलओसी फाइनेंशियल ईयर की 15 मार्च के बाद में इशू नहीं की जाती है। और ये क्या सच है? जवाब नहीं, समझ गए। मैंने प्रैक्टिकली देखा है, क्या केवल 5 ही एलओसी इशू की जाती? नहीं। क्या 15 मार्च को कोई एलओसी इशू नहीं किया जाता? नहीं, ऐसा नहीं है। जब जैसा डिमांड होता है तब वैसा काम किया जाता है। बेसिकली अपना केवल एक ही पर्पस है, वो है गवर्नमेंट के काम को अच्छी क्वालिटी में बिल्कुल स्मूथ रन करवाना। तो उसमें से ये आपके बायर्स बने हुए हैं, लेकिन ये 100% वो फॉलो नहीं किए जाते हैं। पर आपको एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यही आंसर लिखना पड़ेगा। तो हमने इसको फिर से समराइज वे में फॉर्म कर दिया है कि कब कैसा होगा। तो देखिए, पहली एलओसी जो है वो वोटर अकाउंट के ऊपर में रहती है और वो शुरुआत के साल के शुरुआत में मिल जाती है। ये 5 कामों के लिए होती है। पुराने काम में डिसबर्सल ऑफ वर्क, एंसिलरी पेमेंट, छोटे मोटे काम, पेमेंट के पेन अलाउंसेस में डीएचआरए पेंशन इसमें शामिल है जो हमने लिखा नहीं है। ट्रेवलिंग अलाउंस और कंटिजेंसी, क्योंकि बुक में नहीं था इसलिए हमने नहीं लिखा। तो इसमें अब दूसरा एलओसी जो है अप्रोप्रिएशन एक्ट से, तीसरे भी अप्रोप्रिएशन से, चौथी भी अप्रोप्रिएशन से और 5वीं भी अप्रोप्रिएशन से, ठीक है। तो दूसरा जो है इसका डिमांड होता है 10 जून तक। क्या होता है? डिमांड, है ना, इशू नहीं होता है, ठीक है। फर्स्ट एलओसी में जो आइटम है उसको शामिल कर लेते हैं और एंटिसिपेटेड ड्रॉल ऑन अकाउंट ऑफ एडवांस, एडवांस को इंक्लूड कर दिया और विड्रॉल ऑफ जीपीएफ को इंक्लूड कर दिया सेकंड वाले एलओसी में। थर्ड वाले एलओसी को 15 सितंबर तक आप डिमांड कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अक्टूबर के महीने में इशू होता है, ये भी डिमांड का है, ठीक है। अक्टूबर के महीने में इशू होता है, इसमें नया काम इंक्लूड हो जाएगा, चाहे तो आपका चाहे तो डिपॉजिट का, लेकिन नया काम। चौथे वाले एलओसी में डिमांड कब होती है वो नहीं, 31 जनवरी तक इशू किया जाता है, इसलिए इशू का डेट है, ठीक है। थर्ड एलओसी के पूरे आइटम और रिवाइज एस्टीमेट और सप्लीमेंट्री डिमांड को इसमें लेना पड़ता है। यही आपसे पूछा जाएगा, सप्लीमेंट्री डिमांड इज द पार्ट ऑफ विच एलओसी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, या सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो आप उसमें कंफ्यूजन में गलत न मार दें, इसलिए आपको ये याद रखना जरूरी है। 5वां के लिए 15 मार्च तक ही आपको इशू होगा। डिमांड तो 10 मार्च और 5 मार्च ही है। फोर्थ एलओसी के सारे आइटम और लास्ट में फाइनल एडजस्टमेंट, ठीक है। फाइनल वर्ड से ही आप समझ जाना कि 5वां है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं और दिस इज द एंड ऑफ द टुडेज वीडियो। प्लीज आप लोग मुझे लाइक कीजिए, मेरे वीडियोस में कमेंट कीजिए, मेरे वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज द बल्यू हिमांशु पांडे। थैंक यू। गुड नाइट।